चलिए, आज जिस चैप्टर की शुरुआत हम करने वाले हैं वो है आपके बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रखा है, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर रखा है। हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस में, और वो चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है फाइनेंस के चैप्टर के रेफरेंस में कि हमें उनमें क्या क्या डिस्कशन किया जा सकता है। अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं तो हमने क्लास 11th में भी फाइनेंस पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में। उसमें भी हमने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ा है और उसका बहुत सारा इस्तेमाल यहाँ भी होने वाला है। ठीक है, इस सेशन को कवर करने के वक्त या फिर जब आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे तो उसके टाइम पे आपका जो रेफरेंस मटेरियल होगा वो होगा आपका NCERT पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ NCERT का ही रेफरेंस आप यूज करें, क्योंकि उसमें कंटेंट टू द पॉइंट दिया रहता है। एग्जामिनेशन के रेफरेंस में लैंग्वेज भी अच्छे होते हैं। बाकी आप जो भी साइड बुक प्रेफर करना चाहते हैं, साइड बुक जो यूज करना चाहते हो, साइड बुक भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सबसे पहले चीज यहाँ पे आपके सामने दो टर्म है। पहला है आपका एक टर्म दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल और दूसरा है टर्म आपके सामने दैट्स कॉल्ड मार्केट। ठीक है, देखो भाई, जहां तक फाइनेंशियल मैटर की बात है वो ऑलरेडी आप समझते होंगे जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था कि एक्चुअली फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, हमारे सामने एक दूसरा टर्म है दैट्स कॉल्ड मार्केट, बाजार के बारे में हमें जानना होता है। और ये टर्म भी आपके लिए नया नहीं होगा बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट या फिर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में मार्केट पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट पढ़ा है कि मार्केट क्या होता है। तो आपको ये पता है दैट मार्केट रेफर्स टू द प्लेस, एरिया, सिस्टम, मैकेनिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन या रीजन जहां पे एक बायर और एक सेलर मिलते हैं, एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक्सचेंज करते हैं, उसी पूरे सिस्टम को, उसी पूरे सेटअप को या फिर उस इंटरैक्शन को भी हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया गया है कि मार्केट जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर प्लेस ही हो, टैंजिबिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी मार्केट में कि हमें उस मार्केट में जाना फॉर्मली जरूरी है। आज के टाइम पे आपके सामने मार्केट डिजिटाइज्ड वे में भी, डिजिटल मैनर में भी अवेलेबल है। जैसे अगर हम जनरल नॉर्मल मार्केट की बात करें तो हमारे सामने ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। जिस तरीके से पहले हम सामान खरीदते बेचते थे, बाजारों में जाके प्रॉपरली एक जगह होता था, लोकेलिटी होती थी, अब उसे कहीं ऊपर पूरा का पूरा इकोनॉमी जा चुका है और आज हम ऑनलाइन के थ्रू भी बाजार चलाते हैं। तो आप मार्केट के सारे एस्पेक्ट को समझिएगा, क्योंकि इन सारे एस्पेक्ट का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। सवाल है फाइनेंशियल मार्केट है क्या। देखो भाई, जहां तक फाइनेंशियल मार्केट की बात आती है तो फाइनेंशियल मार्केट है क्या, हम इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जान लें कि फाइनेंशियल मार्केट के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके से डील करता है। ये सिंपल सी बात है। अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, हमारा बिजनेस है, आप अज्यूम कीजिएगा आपका बिजनेस है, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा होता है। क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा होता है। आपने ऑलरेडी बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ा है कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत सारे ऐसे फोर्सेस को मिला के बनता है जिसके अंदर आपके बिजनेस होती है, और उसी तरीके से आपका इकोनॉमिक सिस्टम भी होता है। तो जो हमारा बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है। इस इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, अगर हम उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो वो बैंक हो सकता है, वो हम हो सकते हैं, वो आप हो सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट हो सकता है, वो RBI हो सकती है, और हमारी सरकार भी इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बनती है। तो हम यहाँ पे जनरली कहते हैं कि अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं, बिजनेस के इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, तो उसका मेजर दो हिस्सा होता है। ठीक है, मेजर दो हिस्से में पहला हिस्सा होता है वो है हाउस होल्ड। कौन होता है, हाउस होल्ड, जो कि हम और आप जैसे लोगों को भी कंसिडर किया जाता है। हाउस होल्ड टर्म आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि हम जस्ट अभी नेशनल इनकम पढ़ के आए हैं, और हाउस होल्ड ऑलरेडी आपको पता होगा कि हाउस होल्ड क्या है। तो हाउस होल्ड हमारे इकोनॉमी का वो सेक्टर, कि हम यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो हमारे इकोनॉमी का वो सेक्टर है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर माना जाता है। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का ओनर माना जाता है। हम यहाँ पे लैंड की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लेबर की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की बात नहीं करेंगे। हम इस वक्त इस चैप्टर के रेफरेंस में हाउस होल्ड की मात्र एक रिसोर्स की बात करेंगे, वो होगा कैपिटल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे पहला हिस्सा हमारा हाउस होल्ड हो जाएगा, जो कि कैपिटल का एक तरीके से ओनर कंसिडर किया जाता है।
एक्चुअली अगर आप हाउस होल्ड को कहेंगे रेदर देन ओनर, अब आप उसे कहेंगे कि वो सेवर ऑफ द फंड है, वो फंड बचाने का काम करता है। ठीक है, अगर जैसे हम सब हाउस होल्ड हैं, अगर हम कहीं भी जाके अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो पैसा कमाने के बाद हम बचाते हैं, फिर खाते हैं, जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, तो सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और उस सेविंग की जिम्मेदारी इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर उठाता है। लेकिन सवाल है कि उस पैसे का बचाना वह जरूरी है क्या? अगर मैं आपको रेफरेंस लाइन दूं, तो अगर आपने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पूरा इकोनॉमी बचाने लगे तो पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। सेविंग बस जरूरी नहीं है, सेविंग के साथ साथ जो सेविंग के फॉर्मेट पे फंड बच रहे हैं उन फंड्स का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी, रेदर देन यूजिंग अ टर्म इन्वेस्टमेंट, यूटिलाइजेशन भी जरूरी है। क्या है? यूटिलाइजेशन भी जरूरी है। आपको याद होगा हम इंजेक्शन और विड्रॉल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंजेक्शन और विड्रॉल की बात करते हैं। तो विड्रॉल एक तरीके से सेविंग है और यही सेवर जो होते हैं वो हाउस होल्ड कहे जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी इकोनॉमी में होती है, मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट का ही हिस्सा है। ठीक है, हम इससे बिजनेस कर रहे हो बात की बात है, बट इकोनॉमिक एस्पेक्ट का हिस्सा है। अगर हम पैसा बचाते हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल कौन करता है? वो दूसरा वाला सेक्टर जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहते हैं। तो एक तरफ हाउस होल्ड फंड को सेव करता है और दूसरी तरफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर उसी फंड को हाउस होल्ड से लेके क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। अब देखो, जहां तक अगर हम बात करते हैं दो सेक्टर्स के रेफरेंस में, तो अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर है ये बिजनेसेस ही होते हैं। कौन होते हैं? बिजनेसेस ही होते हैं। मतलब ये जो बिजनेसेस हैं वो हाउस होल्ड से पैसा लेते हैं, उस पैसे का यूटिलाइजेशन करते हैं या कहो तो उसको इन्वेस्ट करते हैं, जो रिटर्न जनरेट करते हैं वो रिटर्न वापस से हाउस होल्ड को लाके देती हैं। अब यहां पे इसी रेफरेंस में एक टर्म आ जाता है आपके सामने, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है। क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि बिजनेसेस को या प्रोड्यूसर्स को मदद करता है उन फंड्स को लेने में जो फंड सेव करके हाउस होल्ड ने अपने पास रखा है। अगर आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 268 पे जाते हैं और उसके राइट हैंड साइड के पैरास की तरफ देखते हैं तो यहां पे आपके सामने थर्ड लाइन पे बता रहा है फाइनेंशियल मार्केट। हाँ जी, है आपके पेज नंबर 268 फाइनेंशियल मार्केट। नई वाली बुक पे क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। इंट्रोडक्शन के जस्ट अपोजिट सेक्शन। वेयर इज फाइनेंशियल मार्केट? 257। अच्छा, 257। नए बुक में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उस डिफरेंस को थोड़ा सा मार्क कीजिएगा। यहां पे कहता है फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प टू, क्या? फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। मतलब यहां पे ये लाइन आपके लिए जरूरी है। इसी लाइन से फाइनेंशियल मार्केट को फॉर्मली एक्सप्लेन किया जाना शुरू होता है कि फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके से एक ऐसा मार्केट है जो कि लिंक को अडजॉइन करता है। किसके बीच में लिंक अडजॉइन करता है? वो सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। जो सेवर्स हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में अपने फंड को लेके आते हैं और इन्वेस्टर उस फंड को रिसीव करके क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। विच मीन्स आप एक कह सकते हो कि फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज का काम करता है। क्या करता है? फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज का काम करता है, दो सेक्टर्स को मिलाने का काम करता है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि ठीक है, अब जब हम पैसा बचाते हैं तो जनरल सेंस की अगर मैं बात करूं तो हम पैसा कहां बचाते हैं? बैंक में बचाते हैं। बैंक भी कहीं ना कहीं वही काम करती है। हम अपना पैसा बचा के बैंक में लेके जाते हैं और बैंक से कुछ लोग आके लोन लेते हैं और लोन लेके पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पे आपके जो सेवर है और जो इन्वेस्टर है उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है और रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता। लेकिन जब फाइनेंशियल मार्केट पे हम उतरते हैं तो यही रिश्ता इनडायरेक्ट ना होकर क्या हो जाता है? डायरेक्ट। मतलब जो काम, याद रख लीजिएगा, जो काम फाइनेंशियल मार्केट करता है समवेयर एंड समहाउ वही काम लगभग कौन परफॉर्म करता है? बैंक परफॉर्म करता है। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि इस एस्पेक्ट पे बैंक और फाइनेंशियल मार्केट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर के भी रोल में आते नजर
आएंगे। ओके, अल्टीमेटली जो बीच का बेनिफिट है वो बैंक लेके जाता है, लेकिन जब लोग फाइनेंशियल मार्केट में पहुंच रहेंगे तो बैंक का वो बेनिफिट जिसको हम स्प्रेड के नाम से जानते हैं वो बैंक को मिलेगा नहीं, तो बैंक को थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आमतौर पे ये जो काम पहले बैंक करता था फॉर्मल स्ट्रक्चर पे कि हम पैसा जमा करते थे बैंक में, बैंक उसको लोन के फॉर्म में देता तब जाके इन्वेस्टमेंट होता था। अब इसके साथ साथ जो सेवर होते हैं वो डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट में पहुंचते हैं अपने फंड्स को इन्वेस्ट करवाने के लिए। और इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को अगर आप देखोगे तो इसे कहा जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्या? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स का लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे तो क्या है कि अगर सेवर ने पैसा बचाया तो उस पैसे को किसी प्रोडक्टिव जगह पहुंचाना ही कहा जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और इसी मोबिलाइजेशन का काम कौन करता है? आपका फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के कितने फंक्शंस अभी तक हमने देखे? 2 देखे। फर्स्ट, financial market act as a linkage between saver and investor, and second, financial market mobilize the funds from savers to the investor in most productive manner. That's it. ठीक है, यहां तक लीजिएगा। ये जो कहानी हम सुनते जा रहे हैं उस कहानी में आपको मल्टीपल अप्रोच है, इसी में आपको कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब सवाल यहां पे ये होता है कि फाइनेंशियल मार्केट ये काम कर तो देती है, लेकिन इस काम के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर सेवर फाइनेंशियल मार्केट में जाता है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव है, और अगर इन्वेस्टर भी फाइनेंशियल मार्केट में जाता है तो उसका भी एक अपना ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए यहां पे जो अलोकेटिव फंक्शन है, क्या है? अलोकेटिव फंक्शन। अलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या? कि जब हम पैसे लेके जाते हैं, बीइंग अ सेवर, जब हम फाइनेंशियल मार्केट में पैसे लेके जाते हैं तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट वो पूरा का पूरा पैसा किसी एक को तो थोड़ी देता है। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में जाते हैं तो किसी का हम डिबेंचर परचेस करते हैं, तो कहीं हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। कहीं हम शॉर्ट टर्म पैसा लगाएंगे, कभी हम लॉन्ग टर्म पैसा लगाएंगे, कभी हम मिड टर्म में पैसा भी लगाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख रुपए को मैं तरीके से क्या करता हूं? अलोकेट करता हूं। कहीं हम म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, किसी कंपनी के डायरेक्टली हम शेयर्स परचेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो फंड का बंटवारा होता है, क्या होता है? जो फंड का बंटवारा होता है, जो डिवीजन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन डिफरेंट चैनल्स, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अलोकेटिव फंक्शन। ऐसा सिंपल सी चीज है, अगर हम शेयर मार्केट में जाते हैं और जिस कंपनी का शेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, आमतौर पे जितने भी सेवर्स होते हैं वो अपने फंड्स को वहीं पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो प्राइस का फंडा होता है, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ये सारे कामों के बेसिस पे ही तो फंड को अलोकेट किया जाता है। अगर हम ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने लगे जहां पे जल्दी हमें देखने को मिलता है कि पैसा डूब रहा है, तो कोई सेवर कभी भी वहां पे पैसा लगाना नहीं चाहेगा। कि चाहेगा? नहीं चाहेगा पैसा लगाना। तो अल्टीमेटली अगर यहां पे किसी बेहतर जगह पैसा लगाया जा रहा है तो उस बेहतरी का जो आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल मार्केट हमें दे रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अलोकेटिव फंक्शन। इसलिए हम अपना सारा पैसा किसी एक जगह नहीं लगा रहे हैं, हम कहीं डिवेंचर में, तो कहीं म्यूचुअल फंड्स में, तो किसी कंपनी के शेयर्स को हम डायरेक्टली परचेस करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल अलोकेटिव फंक्शन। तो यहां पे आपके फाइनेंशियल मार्केट के टोटल कितने फंक्शन होंगे? 3। First is linkage, second is mobilization and third is allocation। ठीक है, अब सवाल है कि इस लिंकेज, इस मोबिलाइजेशन और इस अलोकेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अगर हम पहुंचते हैं, हम पैसा लगाते हैं तो हमारी उम्मीद क्या होगी और जो इन्वेस्टर्स है उसकी उम्मीद क्या होगी। तो यहां पे आपके सामने 2 कंसीक्वेंसेस दिए गए हैं फाइनेंशियल मार्केट के अलोकेशन फंक्शंस के। फर्स्ट इज जो रेट ऑफ रिटर्न है, अगर अलोकेटिव फंक्शन अच्छे से परफॉर्म किया गया, बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया गया, तो जो रेट ऑफ रिटर्न होगा जो कि हाउस होल्ड को मिलेगा वो मैक्सिमम बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। इसलिए यहां पे आपके एनसीईआरटी में कहता भी है द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड टू हाउस होल्ड वुड बी हायर बट ओनली इफ अलोकेटिव फंक्शन इज परफॉर्म वेल इन द फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर क्या? नेक्स्ट आपके सामने कहा जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, शेयर मार्केट में जाते हैं, कंपनी जाती है पैसा मांगने, तो पैसा तो आसान नहीं होता कि सबको पैसा मिल गया। इट्स नथिंग लाइक दैट। अल्टीमेटली कितना भी पैसा हो, कोई भी इकोनॉमी कितनी भी वैल्यूएबल हो, किसी भी इकोनॉमी की किसी भी फाइनेंशियल या स्टॉक मार्केट में कितना भी पैसा हो,
मैटर ये है कि हर जगह पैसे की कमी ही है, पैसा इतना भी ज्यादा नहीं है, विच मीन्स रिसोर्सेस स्कार्स हैं। और अगर किसी जगह पैसे लगाए गए हैं विच मीन्स वो बेस्ट प्लेस था जहां पे पैसा लगाया गया, तो इसलिए यहां पे कहा जाता है स्कार्स रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू दोज फर्म्स। क्या ये जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं ये उन फर्म्स को अलोकेट किया जाएगा जो फर्म हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी लेके आ रहे हैं इकोनॉमी के लिए। जैसे टाटाज में पैसा लगाना लगभग सेफ माना जाता है, रिलायंस में पैसा लगाना सेफ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बेहतरीन है, वो इकोनॉमी में काफी ज्यादा और काफी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि टाटाज और रिलायंस जैसी कंपनीज अगर दिवालिया हो गई तो आप ये समझ लीजिएगा कि पूरा पूरा शेयर मार्केट भी आपकी इकोनॉमी का गिर सकता है। तो ये ट्रस्ट वर्दी कंपनीज होती है जिन कंपनीज में बल्क में पैसा लगता है, और इसीलिए टाटाज और रिलायंस में ही कुछ कंपनीज होती हैं जो कि सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके आती हैं इंडियन इकोनॉमी में, जिनके पास सबसे ज्यादा कैपिटल है बाकी पब्लिक से। क्लियर क्या? तो इसलिए कहा जाता है कि अलोकेटिव फंक्शंस अगर अच्छे से परफॉर्म किए गए तो दो रिटर्न मिलेगा आपको। एक तो हाउस होल्ड को बेस्ट रिटर्न मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट पे, और दूसरा स्कार्स रिसोर्सेज का सबसे बेहतरीन अलोकेशन या फिर आप कह सकते हैं कि यूटिलाइजेशन होगा, और उन कंपनीज को ये रिसोर्सेज मिलेंगे जिन कंपनीज का जो प्रोडक्टिविटी है वो इकोनॉमी में हाईएस्ट है, बहुत बेहतर है। क्लियर क्या? अब यहाँ पे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं देयर आर टू मेजर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच अलोकेशन ऑफ फंड्स कैन बी डन। मतलब ये जो फंड का अलोकेशन है ये दो और तरीके से हो सकता है। तो पहला तरीका तो ऑलरेडी आपको पता है, बैंक के थ्रू होता है। हम बैंक पे पैसा जमा करते हैं, बैंक जिसको लोन देना चाहते हैं भाई उसको लोन देती है, जिसको बेस्ट समझती है उसको बैंक लोन देती है। अब यहाँ पे आपके सामने अगर बैंक है तो बैंक के अलावा फाइनेंशियल मार्केट भी है। मतलब ये जो अलोकेशन ऑफ फंड्स है इकोनॉमी का, क्या है, जो इकोनॉमी का अलोकेशन ऑफ फंड्स है वो दो सोर्सेज में हो सकता है, फर्स्ट इज बैंक एंड सेकंड इज फाइनेंशियल मार्केट। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर कैटेगरी में भी काउंट किए जाएंगे। क्लियर क्या? दैट्स इट। अब देखिए, जहां तक बात आती है कि फाइनेंशियल मार्केट लिंक है या बैंक लिंक है सेवर और इन्वेस्टर के बीच में, तो जो बैंक फंक्शन परफॉर्म करता है, जो फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन परफॉर्म करता है, वो एक सिंपल सा फंक्शन है, दैट्स कॉल्ड मीडिएशन, जिसको हम मध्यस्थता भी कह सकते हैं, कि दो स्टेक होल्डर्स के बीच में अल्टीमेटली मीडिएट करवाने का काम, उनको मिलाने का काम बैंक या फाइनेंशियल मार्केट करता है। आप इसको एज ए इंटरमीडिएट के तौर पे भी देख सकते हो, ठीक है। आप इसको मीडिएटर कहो या फिर आप उसको इंटरमीडिएट कहो, इट्स टोटली अप टू यू, दोनों टर्म यहां पे सेम है। और अगर पैसे का इंटरमीडिएशन हो, क्या हो, अगर पैसे का इंटरमीडिएशन हो जो कि बैंक करती है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट करती है, सेवर्स को लेके आती है और इन्वेस्टर्स को लेके आती है, सेवर्स का फंड इन्वेस्टर्स तक पहुंचाती है, इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो आप ये कह सकते हो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन रेफर्स टू refers to the process which is performed by financial market and banks, in which banks try to mediate between savers and investors and allocate the funds or mobilize the funds from saver to the investor. That's it. This is what we call financial intermediation. तो आपके सामने कुछ कुछ टर्म्स थे, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहो या मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स कहो या अलोकेशन ऑफ फंड्स कहो या फाइनेंशियल मार्केट कहो। उम्मीद है ये सब टर्म्स आपको अभी तक क्लियर हो चुके होंगे कि ये टर्म्स क्या है। अब देखिए, जब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप फॉर्मली पूछते हैं कि सर फाइनेंशियल मार्केट का डेफिनेशन हम क्या देंगे, अगर हमसे एग्जाम में पूछता है तो आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है, क्या है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट में क्रिएशन, ध्यान से सुनिएगा, जिस मार्केट में क्रिएशन अलोंग विथ एक्सचेंज होता है financial assets का. So financial market refers to the market in which
देयर इज अ क्रिएशन और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स आर परफॉर्म और डन। क्लियर क्या? अब आपके सामने दो चीजें हैं, एक है क्रिएशन और दूसरा है आपके सामने एक्सचेंज, जिसके लिए फाइनेंशियल मार्केट आया है। सवाल है सर क्रिएशन कैसे होता है और सर एक्सचेंज कैसे होता है? जैसे अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में पहुंचती है और अपने शेयर्स, सबसे फ्रेश शेयर्स इशू करती है, दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। कोई कंपनी आती है और डिबेंचर इशू करती है बाजार में, दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिएशन ऑफ एसेट। तो इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स in the financial market by the business firms or companies or corporators, this is what we call creation of financial asset। लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने एक्सचेंज है। जैसे सपोज दैट अगर कोई कंपनी ने शेयर्स बाजार में उतारे और मैंने उन शेयर्स को खरीद लिया, लेकिन अब मुझे वो शेयर्स बेचना है, तो क्या मैं नहीं बेच सकता? क्या मैं बेच सकता हूं, मैं तुरंत बेच सकता हूं। मैं उस शेयर को सेल करने के लिए रखूंगा अपने पोर्टल पे, जब कोई उसे खरीद लेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सचेंज। फिर वो बेचेगा, फिर कोई और खरीदेगा। इसी तरीके से हर दिन फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स की एक्सचेंज होती है, सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। लेकिन याद रख लीजिएगा, क्रिएशन एक बार होता है, एक्सचेंज बार बार होता है, और एक्सचेंज के बेसिस पे ही फाइनेंशियल मार्केट सर्वाइव करती है। तो अगर कंपनी जब नया शेयर या नया डिबेंचर बाजार में उतारती है, दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और जब उस फाइनेंशियल एसेट्स में डील होता है, लोग शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, डिबेंचर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, पैसा निकालते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। नेक्स्ट, अब बात आती है कि ठीक है, बिजनेस फर्म्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड हाउस होल्ड, यही एक तीन चीज आपको यहां पे समझने की जरूरत है। अब यहां पे आपके सामने एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है फॉर्मली, वो है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या है फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन? क्या है? तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज का काम करती है, जोड़ती है हाउस होल्ड को और आपके किसको, इन्वेस्टर्स को या बिजनेस फर्म्स को। आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल सकते, ओपनली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, मोबिलाइज करवाती है। जो हमारे पॉकेट में, तिजोरी में जो पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे बेमतलब के, उन पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि तुम पैसा कमाओ, कमा के पैसा बचाओ और फिर अपने पैसे से अपने लिए पैसे कमवाओ, ठीक है। इसलिए बहुत लोग होते हैं कि काफी अर्ली एज में रिटायर हो जाते हैं, मान लो कि 30-40 में रिटायर हो जाते हैं, अब उनका पैसा उनके लिए कमा रहा है, वो नहीं कमा रहा। आप जब आगे जाएगा तो आपको बहुत एक इंटेंस सेंस में इस टर्म का यूज किया जाता है कि हमारा पैसा मेरे लिए पैसा कमा रहा है। लाइक जब आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको हम सिप कहते हैं उसमें लगाते हो, आप शेयर्स में पैसा लगाते हो, तो आप तो बैठे हुए हो, आपने पैसा कमाया अपने उस एज में, उसके बाद आपने पैसा बचाया, पैसा लगाया, अब वो पैसे से आपको पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसको हम जनरली बहुत बार आप इंटरेस्ट इनकम का भी एग्जांपल ले सकते हो कि हम बैंक में जमा करते हैं पैसा, बैंक हमको इंटरेस्ट देते हैं, हम अपना इंटरेस्ट ही खा रहे हैं ना, अपना प्रिंसिपल तो नहीं खा रहे हैं। तो इसीलिए ये मोबिलाइजेशन जरूरी है ताकि पैसा मेरे लिए पैसा कमाए, हम बस पैसा कमाते ना रहे। और इसीलिए ये सारे चैप्टर्स आपको समझाए जाते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज के टाइम पे कितनी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कमाने को कोई इंसान कब तक कमाते जाएगा, 70 साल तक कमाते जाते, कमाने वाले 80 साल तक कमाते हैं, लेकिन सवाल है कि आप जिंदगी कब जियोगे, ठीक है। इसलिए बहुत सारे यंगस्टर्स में काफी अर्ली एज में शेयर मार्केट में पैसा लगाने का क्रेज होता है, सिप में लगाते हैं या म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, ताकि जब वो एट द एज ऑफ 35 या 40 पहुंचते हैं तो उस पैसे के दम पे, उस पैसे के दम पे वो अपनी लाइफ को आराम से जी सके। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग अपने ओल्ड एज के लिए पैसा बचाते थे, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाते थे। तब थोड़ा सा सीन चेंज हो रहा है और ये चीज आपको यहां पर समझनी चाहिए। तो इसलिए दूसरा क्या था, मोबिलाइजेशन। तीसरा क्या था, अलोकेशन, ठीक है। अलोकेशन मतलब क्या,
फंड का बेहतर जगह यूटिलाइजेशन हो, फंड वहां पे जाए, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अलोकेशन। ठीक है, अब इसमें आपके सामने और भी कुछ फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस आपके सामने रखे गए हैं। जैसे आपके सामने है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। क्या फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी मतलब क्या, कि यही फाइनेंशियल मार्केट है जो तय करता है कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत क्या रहेगी, किसी कंपनी के डिबेंचर की कीमत क्या रहेगी। ठीक है, और आपको भी पता है कि जब भी हम प्राइस डिस्कवरी की बात करते हैं, हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। अगर रिलायंस के शेयर्स अगर 2000 के आसपास चलते हैं, या फिर आप सन फार्मा के शेयर्स की बात कर लीजिए जो कि 500 समथिंग के आसपास चलते हैं, सिप्ला के शेयर्स की बात कर लीजिए वो 700 के आसपास चलते हैं। ठीक है, या फिर टाटा के शेयर्स की बात कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी से जिनके 1500 शेयर, एक शेयर की कीमत 1500 है, किसी के एक शेयर की कीमत 100 रुपए भी है। ठीक है, ये 2500 भी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सब कोई रिलायंस का शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन रिलायंस के शेयर की प्रॉपर सप्लाई नहीं है। क्या है? रिलायंस के शेयर की उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है, तो अल्टीमेटली कीमतें क्या होते जाती हैं? ऊपर बढ़ते जाती हैं। इसलिए यहां पे कहा जाता है कि अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल मार्केट है जो ये तय करता है कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट या किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की कीमत क्या होगी। अल्टीमेटली कीमत ज्यादा होगी या कीमत कम होगी। जैसे यहां पे कहता है, आप अपने एनसीईआरटी को ही मार्क कीजिएगा, दैट यू ऑल नो दैट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प टू स्टैब्लिश अ प्राइस फॉर अ कमोडिटी और सर्विस इन द मार्केट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउसहोल्ड्स आर सप्लायर्स ऑफ फंड। हाउसहोल्ड क्या होते हैं? फंड के सप्लायर्स होते हैं। ठीक है, और बिजनेस क्या होते हैं? वो डिमांड रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो कंपनीज हैं, एक्चुअली जो कंपनीज है फाइनेंशियल मार्केट में, वो मेरे पैसे का डिमांड कर रही हैं और मैं पैसे क्या कर रहा हूं? सप्लाई कर रहा हूं। और डिमांड क्या है? ज्यादा है, सप्लाई क्या है? कम है। तभी तो कीमत बढ़ेगी कि नहीं मैं यहां नहीं पैसा लगाऊंगा, मैं वहां पैसा लगाऊंगा, मैं वहां नहीं पैसा लगाऊंगा, मैं वहां पैसा लगाऊंगा। क्लियर? क्या तो ये बेसिक सा फंडा आपके सामने मार्क किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक स्टेप आप और आगे बढ़ते हो तो यहां पे प्रेजेंट किया जाता है। उस दरवाजे को खोल दो। द इंटरैक्शन बिटवीन देम हेल्प्स टू स्टैब्लिश अ प्राइस फॉर फाइनेंशियल एसेट विच इज बीइंग ट्रेडेड इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। मतलब यही डिमांड और यही सप्लाई के फोर्सेस, क्या यही डिमांड और यही सप्लाई के फोर्सेस ये तय करते हैं कि बाजार में उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बाजार का मतलब क्या? फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या? वो फाइनेंशियल एसेट्स जो हम शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स जिसकी भी हम बात करें, उसकी कीमत यहां पे क्या की जाती है? तय की जाती है। तो लिंकेज, मोबिलाइजेशन, एलोकेशन एंड देन प्राइस डिस्कवरी, ये चार मेजर मेन बड़े फंक्शंस आपके फाइनेंशियल मार्केट के हैं। इसके अलावा कुछ और फंक्शन है। वो फंक्शन है क्या? दैट्स कॉल्ड प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। सपोज दैट हम तो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, राइट? हम क्या करें? फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, और अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हम शेयर्स खरीद रहे हैं, डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, एंड व्हाट इफ अगर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं बस कागज को रख के काम चला लूंगा? क्या जो मुझे दिख रहा है मेरे डीमेट अकाउंट पे, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स, क्या मैं उससे काम चला लूंगा? क्या नहीं। सो अगर मुझे पैसा चाहिए, देन आई हैव टू सेल द बॉन्ड्स, देन आई हैव टू सेल द एसेट्स, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स, जिसमें शेयर्स भी आएंगे, जिसमें आपके डिबेंचर्स भी आएंगे, और हम उसको बेचेंगे कहां? जहां से हमने उसे खरीदा था। कहां से खरीदा था? फाइनेंशियल मार्केट से। तो बेचा कहां जाएगा? फाइनेंशियल मार्केट में। जब मैंने पैसा दिया था तो उन्होंने हमें फाइनेंशियल एसेट्स दिए थे, अब मैं उनको फाइनेंशियल एसेट्स दूंगा तो मुझे क्या देंगे? मेरा पैसा वापस देंगे। सो इट्स पॉसिबल। पैसे कितने आए क्या, ये बात की बात है, बट मैटर ये है, दिस इज व्हाट यू कॉल प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब क्या? कन्वर्टेबिलिटी इन द कैश। तो फाइनेंशियल मार्केट में ही शेयर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल होते हैं कैश में। तो इस कैश में कन्वर्टेबिलिटी का भी काम कौन करता है?
फाइनेंशियल मार्केट। ऐसा नहीं होता कि हमने फाइनेंशियल मार्केट से शेयर खरीदा तो हम बैंक में जाएंगे अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करवाने, नहीं, हम उसको कैश में कन्वर्ट वहीं करवाएंगे जहां पे हमने उसको कैश के बदले में लिया था। तो इसलिए कहा जाता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, ये फाइनेंशियल मार्केट का एक मेजर फंक्शन है। क्लियर क्या? नेक्स्ट आपके सामने एक लास्ट फंक्शन आ जाता है, दैट्स कॉल्ड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे सिंपल सी चीज है, अगर हम सेवर्स और इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, क्या अगर हम हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर की बात करते हैं तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड पैसा लेके जाता है और आपका ये इन्वेस्टर आके पैसा लेता है, फिर उसको इन्वेस्ट करता है। लेकिन सवाल है कि अगर हम इसको पुराने जमाने के रेफरेंस में देखें, जहां पे प्रॉपर्ली कागज बिकता था दलाल स्ट्रीट पे खड़े होके बंबई में, तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन के कॉस्ट होते थे वो काफी ज्यादा होते थे। मतलब कागजें छपवाना, लोगों को इन्फॉर्म करना, किसी को इन्फॉर्मेशन मिला, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, वो जो पेपर होती थी वो पेपर कभी खो गई, वो पेपर कभी चोरी हो गई, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे। आज का जो फाइनेंशियल मार्केट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपने आप को डिजिटाइज्ड करके। जैसे फॉर एग्जांपल आप बेसिक इस बात को समझिएगा कि आपके पास किताब है, बहुत बार आपकी किताब आपको नहीं मिलती, लेकिन फोन में आपको आपकी किताब आराम से तुरंत मिल जाती है, क्योंकि आप उसको सॉफ्ट कॉपी में फॉर्मेट में पीडीएफ के रेफरेंस में मेंटेन कर लेते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिजिटाइज्ड वे में आके आज का फाइनेंशियल मार्केट हमारे लेन देन के कॉस्ट को क्या करता है, कम करता है। बीच के कमीशन का फंडा भी उतना ज्यादा नहीं है, विच मीन्स आप ये कह सकते हो कि हमारे पास एक अच्छी चीज है और वो अच्छी चीज फाइनेंशियल मार्केट लेके आया है। वो है क्या? वो है हमारे ट्रांजैक्शन के कॉस्ट को कम करना। तो अल्टीमेटली आपके सामने क्या